हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेटकर रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, ठीक है, या ग्रुप डी जो हुआ पेपर, आरआरबी ग्रुप डी, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, एक पीडीएफ पे लेने का प्रयास किया गया है जो आप लोग को डेली कराया जा रहा है। ठीक है, तो बाबू सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सब्सक्राइब पहले कर लेना क्योंकि कल संडे है और कल तुमको एक तुम्हारी आँख खुलने वाली वीडियो आएगी। ठीक है, जो तुमको वास्तविकता से परिचय कराएगी कि एक्चुअल यही हो रहा है क्या। ठीक है, और मोस्ट ऑफ लोग जो होंगे, मतलब बात करें 80 से 85% लोग इस बात से एग्री भी करेंगे उस वीडियो से कि सर वीडियो सही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। कल संडे है तो कल स्पेशल टॉक होगा। ठीक है, 2 हफ्ते से हम लोग स्पेशल टॉक करें तो इस बार भी कुछ स्पेशल टॉक होंगे और सारे इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है कल का वीडियो, संडे वाला, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम के जन्मदाता या फिर कहें तो पिताजी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लेनिन को। किसको? लेनिन को कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो नहीं याद हो रहा तो वर्ड टू वर्ड यही याद कर लो। ठीक है, बहुत चांसेस हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में बहुत सारे आरआरबी एग्जाम में पूछे गए तब लाया गया। ठीक है, चलो अगला कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो अप्रैल थीसिस भी फिर वही कहानी, लेनिन ने ही की थी। ठीक है, अगला लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। ठीक है, जन्मदाता तो लेनिन को कहा जाता है नई आर्थिक नीति वाला, मगर उसको पारित कब किया, तो उसको पारित किया गया 1921 में। कब? 1921 में। चलो लाल सेना का गठन किसने किया था, ये जानते हो क्या होता है? जब पुनर्जागरण पढ़ोगे ना, ये सब चैप्टर जो है तुम्हारे पुनर्जागरण के, जब सारे देशों का विकास हो रहा था या फिर कहें एक तरीके से जैसे इंग्लैंड हो गया तुम्हारा, इटली हो गया, टर्की हो गया, जब ये सब दोनों का जब पुनर्जागरण हो रहा था, मतलब एक तरीके से तो जब रेवोल्यूशन हो रहा था उन लोग के देशों में, तब के लिए ये सब बनाई गई थी। ठीक है, ये सब भी बहुत संघर्ष, इन लोग के देश में भी बहुत संघर्ष हुआ था। ठीक है, तुर्की, इटली, ये सब में। दूसरी कहानी, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने? ट्रॉट्स्की। एक क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना और ये तो कराया जा रहा है, इसको रट्टा मार लेना। अगला, भारत की अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। जैसे सिविल शिक्षा किसने किया था। ठीक है, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस की शुरुआत कार्नवालिस से की थी। उसी तरह ये है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो सर मैकाले ने की थी। किसने? मैकाले ने की थी। ठीक है, इसको याद रखना, मैकाले ने की थी। चलो अगला देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जानते हो, डलहौजी जानते हो, रेल सेवा, डाक टिकट, कार्नवालिस सिविल सेवा, ये सब चीज़ याद रखना। हाँ, राजा राम मोहन रॉय ने सरोकार नहीं था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को सरोकार नहीं था। किसे? संस्कृत शिक्षा में। ठीक है, राजा राम मोहन को किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं था। किसमें? संस्कृत की शिक्षा में। ठीक है, हालांकि राजा राम मोहन ने मतलब विधवा उधवा बहुत चीज़ों के लिए काम किया था, मगर संस्कृत के लिए सरोकार नहीं था, तो संस्कृत शिक्षा के लिए। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कौन है, तो सर जनरल डायर। ठीक है, तब अपना वो गए थे, सब पे गोली चलवा दिया था, तब कुएं में कूद के अपनी जान दे दी है कि उससे बढ़िया अच्छे मरने से बढ़िया कुएं में कूद के जान दे दूँ। ठीक है, इसके लिए क्या बना, एक आयोग बना जिसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हंटर आयोग। क्या बोलते हैं? हंटर आयोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, तो जनरल डायर। ठीक है, कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ठीक है, तो किस सन में हुआ था, तो 1900 में हुआ था। ठीक है ना, इसको याद रखना, हंटर आयोग। चलो अगला देखते हैं। प्रथम मैसूर संधि किसके बीच लड़ा गया था, तो जो प्रथम मैसूर संधि था वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखना।
अगला देखो, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखो जितने भी बैन थे, अधिकतर जितने भी बैन वाले सारे कार्यक्रम थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि बैन इन्हीं के नाम में जुड़ा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ों पर इन्होंने बैन लगाया था, जैसे कर हो गया था फलाना ढिमकाना, तब पर इन्होंने बैन लगाया था। तो क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? देखो जब अखंड भारत की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जितने भी थे तब भारत के हिस्से थे। ठीक है, तो म्यांमार भारत से जिसको, ठीक है, अलग हुआ म्यांमार, तो पहले बर्मा बोला जाता था। ठीक है, तो किस वर्ष में भारत वर्ष म्यांमार से अलग हुआ था? तो 1937 में। यानी अब तुम समझ सकते हो कि बना देश कौन है? पाकिस्तान। ये यानी इनके पिताजी कौन है? हमारे भारत है। यानी जिसका शुरुआत हुआ उसका अंत होगा, मगर जिसका शुरुआत का ही पता नहीं उसका अंत कभी नहीं हो सकता। यानी भारत राजगुरु। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ब्रिटिश सरकार में बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित किया गया वर्ष? ठीक है, 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उसी समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन वाला सारी कहानी हुई थी उसी सन में हुई थी, इस सन में ये भी हुआ था। ठीक है, हालांकि बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 कांग्रेस अधिवेशन के बाद। ठीक है, तो इसको याद रखना, 1919 में। ठीक है, बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित किस वर्ष में था किया? तो 19 में 19। सही है, चलो अगला देखो, आ गया ना। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919। अभी बात हो रही थी। आयोग, हंटर आयोग। ठीक है, मरवाया किसने? जनरल डायर ने। सही है, चलो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? ठीक है, तो 1911 तक जो बिहार था निम्नलिखित में से बंगाल महाप्रांत के अंदर आता है। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तुमको लग रहे होंगे, और तुमको लग रहा था कि सर ये तो बेसिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अधिकतर एग्जाम में छापा भी यही सब जाता है, तो ध्यान से देख लेना बाबू। ठीक है, तो 1911 तक जो बिहार निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आता था? तो बंगाल महाप्रांत के अंदर आता था। सही है, चलो पहले तो ये भी था कि इलाहाबाद राजधानी थी इंडिया की। ठीक है, कलकत्ता थी। चलो, तो ब्रिटिश लोग मतलब ये थे कि जहाँ पे ज़्यादा उन लोग का हुआ बिजनेस हुआ वही नाम रखते चले गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं सर सैयद अहमद है। कौन है? सर सैयद अहमद। ठीक है, याद रखना। मोहम्मद अली जिन्ना तो वो बाद में पाकिस्तान के वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जाकिर हुसैन हमारे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। याद रखना, एक जाकिर हुसैन तगले वाले हैं वो नहीं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो सर चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और किस सन में हुआ था ये भी तुम लोग बताओगे। ठीक है, 21 में, 22 में, 32 में, 30 में, कब हुआ था? 19 से तुम लोग ये बताओगे। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है और कहाँ हुआ था? ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाले आंदोलन कौन थे? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाली जो आंदोलन था वो होम रूल था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया जो हुए थे उस पर आक्रमण हुआ था, वो सब सारी कहानी है, पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अमेरिका कब आता है कब नहीं आता है ये सब उसमें, फिर उसके बाद मित्र राष्ट्र थूरी राष्ट्र में बट गए, वो सब सारी कहानी। ठीक है, तो पढ़ लेना। सही है ना, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ गया जी? ये है, फिर वही आ गया। जैसे सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता है साथ ही, उसी तरह भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सर हड़प्पा ही था, जिसे बताया कितने था, खोज किसने की थी? सर दयाराम साहनी। सबसे पहला क्वेश्चन यही कराएं, दयाराम साहनी। ठीक है, तो एकदम पूर्व इतिहास से भी लिया गया है। ठीक है ना, इसको याद रखना।
सारे वेद पढ़ लेना, वो सब अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लोग किस पे विश्वास करते थे, या फिर ये पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। तो याद रखना सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे और जो सभ्यता थी वो कौन सी थी। सभ्यता पूछेगा तो मात्र सत्यात्मक, और लोग विश्वास किस पे करते थे तो मात्र शक्ति पे करते थे। और सिंधु घाटी जो थी हड़प्पा सभ्यता जो थी क्या बोलते हैं उसको, पुरुष सत्तात्मक थी। ठीक है, तो इस पर निर्भर होता है। सही है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य मतलब जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचा हो, ठीक है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसको बोलते हैं। जैसे आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य सर मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो वाली कहानी, तो सबसे श्रेष्ठ होता है मतलब, और कुलीन होता है, इनसे बड़ा कोई नहीं। चलो, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, देखो चावल गेहूं तो थे, और जब खुदाई हुई थी तो उसमें भी इन सब के अवशेष मिले थे, तो पता चलता था कि हाँ है। ठीक है, अन्नागार भी था, पाया गया था। ठीक है, यानी जहाँ पे अन्न रखा जाता था। ठीक है, मगर तंबाकू की कोई वो नहीं थी। ठीक है, तंबाकू का नहीं था। तंबाकू की पत्तियों को क्या बोला जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इनकी पत्तियों को कुरिन बोला जाता है। ठीक है, कुरिन बोला जाता है इनके पत्तियों को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तंबाकू को। सही है, तो इसको याद रखना। और तंबाकू समझ ही रहे हो क्या हुआ। ठीक है, शायद पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले लाया गया था तंबाकू भारत में। सही है, चलो सब बना के खाते थे ना। जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक काम करते थे सब दुबई में या कहीं और काम करते थे। एक इंडियन आदमी के साथ 2 से 3 महीने क्या किया हुआ, उसके साथ मतलब डेली वेजेस पे काम करता था, जैसे लेबर वगैरह काम करता था। उसको वो जो विदेशी था उसको खैनी बनाना सिखा दिया खाद। ठीक है, तो ऐसे मतलब महारथी लोग पड़े हैं देश में। ठीक है, कि अपनी संस्कृति दूसरे को बांट रहे हैं। हालांकि थोड़ी शर्मसार बात भी है, मगर ठीक है, जहाँ पे छाप तो छोड़ रहे हैं ना। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, वही वाली हालत है। सही है ना। चलो, अब कितने लोग रिपोर्टर पहुँच भी गए होंगे इंटरव्यू लेने। अगला क्वेश्चन देखो, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है हमारा स्थूल सूत्र। कौन सा, स्थूल सूत्र। और जानते ही हो आर्यभट्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो स्थूल सूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट, जीरो की खोज। चलो, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो प्राचीन मतलब जो सबसे पुराना होगा, और सबसे पुराना हमारा कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है। कौन होता है, ऋग्वेद होता है। तो ऋग्वेद ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी तुम्हारे मंत्र हैं सारे तुम्हारे गायत्री मंत्र सब तुम्हारे ऋग्वेद में है। ठीक है, सामवेद में संगीत उंगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में तुम्हारे गद्य पद्य थे। ठीक है, गद्य पद्य पूछता है तो यजुर्वेद में थे। और तुम्हारे ये जो अथर्ववेद में, इसमें जादू टोना शादी विवाह ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। सही है, तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा था। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। सही है, इसको याद रखना। 72 हो गया, 73 देखो। वेदों की संख्या कितनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ठीक है, 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या। वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या 6 होती है। उपनिषद की संख्या, हम अपने पोल में क्वेश्चन पूछे थे 108, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी नंबर से। ठीक है, पूछता कि बताओ इंद्र के लिए कितनी, गायत्री मंत्र में इंद्र के लिए कितनी वो लिखी गई हैं। ठीक है, कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 250 बार। अग्नि के लिए 200 बार। क्योंकि सबसे जब तुम पढ़ोगे ना, पुराने समय में इंद्र को सबसे बड़ा भगवान माना जाता था, क्योंकि एक ही इंद्र मतलब वर्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे वो, तो सबसे अधिक उन्हीं का मतलब पूजा होती थी। सही है ना। चलो अगला देखो, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय हमारा था पशुपालन। क्या था, पशुपालन उनका मुख्य कार्य था। ठीक है, याद रखना। अगला देखो, आ गया, भात संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा था, बोले ना, संगीत सत सामवेद, सामवेद आ गया। ऋग्वेद के लिए सारे तुम्हारे मंत्र जितने इसमें आते हैं, मंत्र मतलब अच्छे वाले, गायत्री मंत्र, कांडी सब इसी में आते हैं तुम्हारे। ठीक है, फिर अथर्व यजुर में पढ़ोगे तो तुम्हारे गद्य पद्य आ जाते हैं। अथर्व में तुम्हारे जादू टोना ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जादू मंत्र, काला जादू ये सब इसमें चले आते हैं। ठीक है, तो सबसे खतरनाक तुम्हारा यही है, अथर्ववेद वाला है, इससे दूर रहा करो। ठीक है, सबसे बेस्ट यही है, पढ़ना है तो ये पढ़ो, ऋग्वेद। ठीक है, चलो, आई होप बाबू सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तो कल वाला जो वीडियो आएगा, जो तुम्हारी बोले तुम्हारी आंखें खोल सकती हैं,
और तुमको एक नया मतलब आयाम दे सकता है, देखने का नज़रिया बदल सकता है, ठीक है, जो तुम्हारे आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको ज़रूर देखना वीडियो को, और उसके लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।